रोल रोल कीजिए, रोल क्यू। नमस्कार, समाचार यही समय में आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं आज सदीनामा के प्रकाशक जितेंद्र जितांशु जी। नमस्कार जितेंद्र जी। जितेंद्र जी ने कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिसमें बंगला की भी कई पुस्तकों का अनुवाद उन्होंने प्रकाशित किया है। और जिन लोगों पर उन्होंने किताबें प्रकाशित की है उनमें कुछ प्रमुख नाम है जोगेंद्र नाथ, लालन फकीर और राम किंकर बैज। तो मैं जानना चाहूँगा जितेंद्र जी से कि लालन फकीर के बारे में सबसे पहले बताएं कि उस पुस्तक को लिखने में भी आपका कोई योगदान रहा या सिर्फ अनुवाद कराया है, और उसके लिए आपने कितनी मेहनत की है, क्या क्या किया है, आप पूरे संघर्ष के बारे में बताएं। धन्यवाद विज्ञान जी। ये जो किताबें हैं तीनों की तीनों, ये एक नज़र में अनुवाद लगते हैं और अनुवाद हैं, लेकिन ये रिसर्च के साथ किए हुए अनुवाद हैं जी। और इसलिए इसमें संपादक अलग हैं, अनुवादक अलग हैं। अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतवर्ष में अलग अलग समयों में जो भारत का जो अंडर करेंट है, जैसे हम कबीर को लेते हैं, कबीर का भारतीय भाषा में, भारतीय वाङ्मय में जो अंडर करेंट है, जो फिलोसॉफी है, ठीक बंगला में उसी समय वही तरह के जो करेंट हैं, उसी तरह की जो फिलोसॉफी है वो मौजूद है। असल में ये कहते हुए मुझे कोई हिचक नहीं है कि लालन फकीर बांग्ला के कबीर, बांग्ला के कबीर हैं। ठीक उसी तरह की उनकी रचनाएं हैं और ऐसी रचनाएं कि कई जगह में अनुवाद करते समय, रिसर्च करते समय मुझे ये समझ में आया कि कबीर की अगली जो पीढ़ी हो सकती है वो लालन। कबीर कहीं लिखते हैं कि जो तू बामन बामनी जाया तो आन मार्ग से क्यों नहीं आया। ढाका बांग्लादेश और उसके आसपास का जो एरिया है, वहाँ की जो स्थिति है, उस समय लालन फकीर लिखते हैं कि सुन्नत होले मुसलमान, मैंने अगर तेरी सुन्नत हो गई है तो तू मुसलमान हो गया है। ताले मुसलमानी की मैंने लेडी मुसलमान जो उनकी वाइफ है उसका क्या हो। इसके अलावा जो लालन ने इस किताब को अनुवाद और काम शुरू करने से पहले मैंने ठीक रविन्द्रनाथ की कुछ रचनाएं पढ़ी कि रविन्द्रनाथ ने कबीर का बंगला में अनुवाद किया और लालन की जो गीत हैं, जिसको बाउल गीत कहते हैं, वो एक विचित्र तरह के गीत ही हैं और ये एक तरह का ऐसा संप्रदाय भी है जिसमें पूरे बांग्लादेश में और यहाँ भी लोग रात रात भर बाउल गीत गाते हैं। क्या ये सूफी मत वाला मामला है? नहीं, सूफी मत वाला मामला मुझे लगता है कई अर्थों में ये सूफी से एक कदम आगे है। अच्छा। आगे इसलिए है कि हमें ये लगता है कि लालन फकीर से सुनने में हमें आता है कि बांग्लादेश में कोई लालन फकीर है तो कोई मैंने गंडा ताबीज बनाने वाले फकीर है, ऐसा नहीं है। उनके साथ सुविधा ये है लालन फकीर के साथ में कि लालन फकीर की जो बायोग्राफी है वो बंगला में आई और आने के बाद में उसी बायोग्राफी पर फिल्म बनी। फिल्म का नाम था मोनेर मानुस। तो मोनेर मानुस लालन है और मोनेर मानुस मैंने सही में मोनेर, जो वो लिखते हैं कि बोल खुदा बोल खुदा बोल खुदा बोल खुदा, और उसके बाद वो लिखते हैं कि खांचा भीतरे अचिन पाखी, इस खांचे में कोई पक्षी है जो इसको हम पहचानते नहीं है, आता है जाता है। ये जो जैसे ही वो फिलोसफी आती है उसमें जन्म और पुनर्जन्म की बात आती है, जिसका उनके समय में, उस समय के तत्कालीन लोगों ने, स्पेसिफिकली धार्मिक लोगों ने इतना विरोध किया कि वो रिकॉर्ड बताते हैं कि साल में जब उनके यहाँ अखाड़ा, जहाँ पर वो उनकी समाधि है, जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ रिसर्च सेंटर है बांग्लादेश में कुष्टिया में, मैं वहीं था। उससे 2-3 किलोमीटर दूर रविन्द्रनाथ की लालकुठी है, सिलाई का है। तो तब समझ में आया कि नहीं यार, लालन का हिंदी में कोई पुस्तक नहीं।
तो लालन पर ऐसी ये किताब हम बनाए जिसमें लालन की जन्म से लेके मरण की कथा ना हो, 100 गीत हों, उनके अलग अलग पक्ष, जैसे लालन का नजरुल पर क्या प्रभाव, या लालन का रविन्द्रनाथ पर क्या प्रभाव, या लालन का उस समय की जो सांप्रदायिकता है उस पर उन्होंने कैसे लड़ा है। इसके अलावा लालन ने जमींदारी को, उस समय की जमींदारी को, जहां के जमींदार के खिलाफ में एक लेखक कहता है कि साहब अमीर आप हैं, हम तो गरीब हैं, तो उसने अपने नाम के सामने भी गरीब लिख दिया रविन्द्रनाथ के जमींदारी के। तो वहां पर लालन है, जमींदारी के खिलाफ का जो आंदोलन है उस सब में लालन की भागीदारी है। तो इतना देखकर के मुझे लगा कि मैं अगर लालन को हिंदी में लाता हूं तो लालन के ये जो पक्ष है ये हिंदी वालों को पता चले। यानी आप अनुवाद से पहले आपने पुस्तक लिखवाने में पहले उसका ढांचा तैयार किया कि क्या लिखवाना है? नहीं, ये जब मैं खुद प्रभावित हुआ, मैंने मुनीर मानुस देखी, उसके बाद मैंने पता लगाने की कोशिश की कि बंगाल में कहाँ कहाँ लालन फकीर पर लालन कहाँ कहाँ मेले लगते हैं और उन मेलों में बांग्लादेश के लोग आते हैं कि नहीं आते हैं। तो पता चला बांग्लादेश के लोग आते हैं। तो मैंने फिर उनसे संपर्क किया कि मैं अगर काम ही करना है तो मैं खुद पहले अच्छे से समझ लूँ, तो फिर मैं बांग्लादेश गया। मेरे साथ कल्याणी ठाकुर थी और हम लोग कुष्टिया में रुके जहाँ उनकी लालन का फकीर है। वहाँ फिर मैं वहाँ रिसर्च सेंटर में देखा, वहाँ मैंने विचित्र बात देखी। विचित्र बात देखते हुए मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे शहर में विष्णुकांत शास्त्री जी थे, हम लोग पढ़ते थे, तो उनसे हम लोग जब फोटोग्राफ मांगते थे तो वो एक चौपाई लिख देते थे और चौपाई लिख के बोलते थे याद करके सुना लो, हमें सुनाओ, हम सही करते हैं। ये चीज़ मैंने वहाँ देखी तो आप आश्चर्य करेंगे कि पूरा का पूरा जो साहित्य का और लिखने का जो इतिहास है वो फॉर्मेट चेंज हो रहा है। फॉर्मेट ये चेंज हो रहा है कि वहाँ मुझे बहुत सारे कागज मिले हाथ लिखे हुए, गीत लालन के सिग्नेचर रविन्द्रनाथ, और लोग उसे अपने घरों में सजा के रखते हैं। मतलब लालन की पंक्तियां लिखी हुई है, रविन्द्रनाथ ने इस पे दस्तखत किए। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, ये कोई कंफ्यूजन और ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने अपना लिख दिया। ये परंपरा हमारे बंगाल की रही है कि हमें जो अच्छा लगता है हमने उसकी एक लाइन लिख दी, नीचे साइन करके दे दी, और जो ले गया तो बेचारा वो भी पढ़ा। तो इस तरह मैं बांग्लादेश में जाके फिर मुझे लगा कि नहीं, पक्ष चुनने चाहिए। अनुवाद किसी कोई किताब हमने ली और हमने अनुवाद किया, ऐसा नहीं। आपने लगभग किताब लिखवाई अपने उद्यम से और फिर उसका हिंदी में भी उसको अनुवाद किया और वो लोग हैं इसमें, इस किताब में लालन फकीर में, किताब का नाम भी उसी लालन काले उत्तर काल, लाल काल में उत्तर काल में, उसमें 100 गीत पहली बार हिंदी में अनुवाद हो गया है। और मैं अलग अलग चैप्टर्स की बात कर रहा था, तो आप आश्चर्य करेंगे कि चैप्टर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि नजरुल पर लालन का गहरा प्रभाव। अच्छा। और ये बोलते हुए मुझे कोई हिचक नहीं है कि रविन्द्रनाथ का पर जो प्रभाव कबीर का है उसी हिसाब से बना। और मैं रविन्द्रनाथ जी को कवि के तौर पर, अनुवादक के तौर पर तो ये हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने कबीर को पहली बार बांग्ला में अनुवाद किया। तब उनको समझ में आया होगा कि ये जो अंडर करंट है, जो गंगाधर मेहर हैं उड़ीसा के, वो हैं या कबीर हैं या लालन हैं, ये एक भारतीय साहित्य के जो फिलोसॉफी उसका अंडर करंट है और वास्तव में वही हिंदुस्तान को बचा सकता है। बाकी कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को बचा इसलिए ले कि सामान्य जो संस्कृति है, हमारे जो पूर्वज हैं वो करीब करीब एक ही है, धर्म का हिसाब किताब अलग है। इसलिए मैंने लालन सांप्रदायिक सद्भाव के हिसाब से भी लालन फकीर को याद किया जाना चाहिए। सांप्रदायिक सद्भाव में एक है हमारा जो फिलोसॉफी है। सांप्रदायिक सद्भाव तो मानो सांप्रदायिक शब्द आए वहां से आए, लेकिन मान लो 150 साल पहले, 100 साल पहले
1925 में, 26 में, 1808 में, 1860 में, उस समय हमारे जो भी पूर्वज जहाँ रहे होंगे, आखिर ये ताने बाने को बचा के तो रखा, तब हम उस पर बात कर पा रहे हैं। इसलिए लालन फकीर वाली किताब किससे लिखवाई आप? देखिए, बांग्लादेश जाके रिसर्च सेंटर में, और आलम आरा जूही बांग्लादेश में हैं, उनके हस्बैंड थे, और उन्होंने हस्बैंड ने जिंदगी भर लालन फकीर पर जितनी किताबें उनको देश दुनिया में मिली, सारी उन्होंने अपने घर में सजाई थी। मैं उनके यहाँ रुका और अलग अलग पक्ष पर मैंने 10-10, 20-20 किताबें पढ़नी पड़ी। मैं वहीं रहा और फिर वो चीज़ें मैं वहाँ से जिरोक्स करके लाया। फिर यहाँ आके मैंने कई मित्रों से कहा कि भाई आप लोग एक एक चैप्टर कर लो। तो कई लोगों ने मिलकर किया। इसलिए किया कि मुझे लगा कि मैं जिनको दे रहा हूँ वो लिटरेचर के अच्छे लोग हैं, यहाँ से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और आप आश्चर्य करेंगे कि ये किताब आई है, उसके बाद बड़े पब्लिशर, हमारी टीम से बड़े पब्लिशरों ने मेरी किताब 200 पेज की है, 600 पेज की, 700 पेज की, उसके बाद किताबें आ गई हैं, आ रही हैं। इसी टीम के लोग हैं। अब हम बात करेंगे राम किंकर बैज के बारे में, जो महान चित्रकार थे, कि उसके बारे में बताएं कि क्या उस पर भी आपने पुस्तक लिखवाई या लिखी हुई किसी पुस्तक का अनुवाद करवाया? उसका राम किंकर बेस पर जो बातचीत है वो एक बातचीत है, इंटरव्यू है लोगों के नहीं, उन्हीं की बातचीत है। अच्छा। उसका नाम ही है, बंगला में वो अलापचारी है और हिंदी में बातचीत है। लोगों ने उनसे बातचीत जो की थी वो साक्षात्कार है राम किंकर बैज के। हरिशंकर मिश्र ने उसका अनुवाद किया है। अच्छा। क्या है कि हमारे देश में कला और कलाकार को हमें जिस तरह में फिलोसोफर को समझना, वैसे ही कलाकार को समझना। आप शांति निकेतन में जाएंगे तो जगह जगह जो संथाल दंपत्ति हैं, जगह जगह जो मूर्तियाँ हैं, वो राम किंकर बैज की हैं। बाद में चल करके देश भर के तमाम जो कला महाविद्यालय हैं, उनके शिष्य वहाँ गए, उन्होंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स रहे, पूना में रहे। तो मुझे लगा कि नहीं भाई, राम किंकर बैज पर हम नामवर सुने हैं, उनकी बातचीत है, उनकी कलाएँ हैं, उस पर एक किताब हिंदी में आनी चाहिए। और वो किताब हमने छापी, यही सोच के छापी कि राम किंकर बैज को हमारा हिंदी का कोई भी आर्ट का जो क्रिटिक है, आर्ट में जो इंटरेस्ट रखता है, वो इनके चित्रों को भी समझता है। क्योंकि पूरी बातचीत में उन्होंने चित्रों पर भी बातचीत की है, चित्र कैसे बनते हैं उन पर बातचीत की है। और उस किताब में बातचीत के साथ साथ में उनके बहुत सारे चित्र भी हैं। और हमने जब चैप्टर्स बनाए तो हर चैप्टर के स्टार्टिंग में उनके हाथ एक इलस्ट्रेशन बनाया। इस तरीके से वो किताब हमने बनाई। उनके जीवन की कौन सी महत्वपूर्ण बात आपको प्रभावित करती है? उनकी महत्वपूर्ण बात ये प्रभावित करती है कि वो कहीं बाहर नहीं गए, यहीं के थे, यहीं इसी एरिया के थे, शांति निकेतन के आसपास में उनका घर था। वो बाहर नहीं गए, लेकिन उनकी कलाएं गई, उनके छात्र बहुत दूर तक उनको ले गए। ये एक बड़ी बात है। अभी जिनको ज्ञानपीठ मिला है, हम लोग बार बार, मैं उनसे कहता था, हरिश्चंद्र जी से, जिन्होंने अनुवाद किया है, कि भाई ये तो शुक्ल जी हैं जो रायपुर से बाहर दिल्ली गए ही नहीं, पर देखिए 20 साल बाद ज्ञानपीठ उनको मिल गया, 36 लाख में किताब का कॉपीराइट मिल गया। और ऐसी स्थिति की अभी हम लोग बुक फेयर जगह जगह लगा रहे हैं, लोग आते हैं, कहते हैं कि आकाश दीवार में खिड़की है। आप विनोद कुमार शुक्ल जी की? हाँ, मैं सोच रहा था कि आप का तरफ इशारा कर रहा था। विनोद शुक्ल और राम किंकर में मुझे बहुत समानता लगती। मतलब इस स्थानीय रहते हुए वैश्विक बने, अपने स्थानीयता को उन्होंने वैश्विक स्तर पर बचा के रखा। मतलब वैश्विकता का रास्ता दरअसल स्थानीयता से ही जाता है। और जब आपके विचार दुनिया के तमाम चीज़ों के साथ वाइब्रेट करते हैं, वो चीज़ें खुद आपके पास आती हैं, और यही आपके लेखन की, कला की सार्थकता है। अब हम बात करेंगे जोगेंद्र नाथ जी की, जिनके ऊपर आपकी नई किताब आई है,
उसके बारे में बताएं। देखिए, जोगेंद्रनाथ मंडल पर बात करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। ये जो देश का कॉन्सेप्ट है ना, আমার দেশের মাটি আমি তোমাকে ভালোবাসি, हमारे कलकत्ते से जब आदमी गांव जाता है, मतलब बंगाली दादा जब मेदिनीपुर जाता है तो वो ऑफिस में बोल के जाता है कैसे जाची। तो देश का जो कॉन्सेप्ट है, मैं जोगेंद्रनाथ मंडल के साथ इस चीज़ में, जोगेंद्रनाथ मंडल पर जब काम कर रहा था, काफ़ी 3-4 साल काम करने के बाद मेरी समझ में आया, एक तो ये समझ में आया कि देश का मतलब किसी के लिए क्या हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि जब इतना मीडिया नहीं रहा, जब इतने संचार के साधन नहीं रहे होंगे, 1935 में, 36 में, 40 में, 41, 42 में पूरे देश में अलग अलग विचारधाराओं के लोग किस तरीके से एक दूसरे से मिलकर काम कर रहे हैं। जोगेंद्रनाथ मंडल के अंदर में वो चीज़ है। देखिए, बंगाल में 1946 में या 1920 में या 30 के आसपास में बंगाल की जो संवैधानिक जो सभाएं रही हैं या जो प्रांतीय सभाएं रही हैं, मैं विशेषकर चित्तरंजन दास पर जाकर अटक जाता हूँ। अटक इसलिए जाता हूँ कि चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के पैरेलल एक पार्टी बनाई और उस पार्टी ने उस समय जो तमाम प्रांत थे उसमें बंगाल प्रांत में प्राथमिकता दी और उन्होंने अपने मानस पुत्र यानी सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ते का एडमिन बनाया। वो मेयर थे, इनको प्रशासनिक अधिकारी बनाया। ठीक इसी तरीके से जोगेंद्र मंडल ने अपने समय में, यानी 35 में, 36 में, 40 में, 42 में, चाहे वो पटना हो, चाहे पूना हो, चाहे पानीपत हो, चाहे मुंबई हो, दलित विचारधारा के साथ में काम करने वाले लोगों को इकट्ठा किया, जोड़ा। जो कांग्रेस में तो उनको जोड़ा। मैं एक नाम हमेशा याद रखता हूँ जब भी दलित राजनीति विस्तार की आती, जिस एक नाम है जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम। और बाबू जगजीवन राम का जो कंट्रीब्यूशन है वो किसी से राजनीतिक क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में, रक्षा मंत्री रहे। चूंकि वो कांग्रेस के साथ जुड़े रहे तो कांग्रेस की अपनी जो विचारधारा थी उनकी विचारधारा थी, तो जो बाकी विचारधाराएं रही, दलित विचारधारा रही, जोगेंद्र मंडल ने उन सारी चीजों को इकट्ठा किया। इकट्ठे ही नहीं किया, जोगेंद्र मंडल के साथ कई विचित्र तरह की चीजें हैं। इस तरह है कि बंगाल में 1946 में जो यहाँ की प्रांतीय सरकार थी उसमें वो कानून मंत्री थे और थोड़ा दिन पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उसी मिनिस्ट्री में थे, हक साहब की मिनिस्ट्री, फजलुल हक की मिनिस्ट्री में थे। एक समय आता है कि दलित राजनीति में अंबेडकर अपनी जगह खोज रहे थे, अपनी पार्टी भी बना रहे थे और बंबई से लेके भंडारा वो संविधान सभा, जिसको आजकल संसदीय संसद बोलते, पार्लियामेंट बोलते हैं, आज़ादी के पहले वो संविधान सभा थी और उसके जगह जगह इलेक्शन होते थे। जो मेंबर होते थे वो पार्लियामेंट के मेंबर माने जाते थे। तो ये अम्बेडकर जी भंडारा से इलेक्शन हार गए, बम्बई से हार गए, कहाँ से जीते, कहाँ से सदस्य हुए। मैं जब ये खोजने लगा तो पता चला कि जोगेंद्र मंडल उनको यहाँ ले आए और पाकिस्तान ले गए, बांग्लादेश में। वहां से जिसकी सीट थी उसको खाली करवाए और यहां से इलेक्शन लड़ना है। तो पूरे देश में मैं दलित लेखकों से जब भी मिला हूँ, पूना में भी, लोग इस बात को रियलाइज करते हैं, बोलते हैं कि भाई अम्बेडकर की जो टोटल राजनीति है वो बंगाल से शुरू होती है, सही और यहाँ से उनको जीत के भेजा गया। तो मैंने ये जो किताब छापी है, इस किताब का आधा हिस्सा वो है जो उस पीरियड में राइट फ्रॉम डे कैसे उनको लाया गया और कैसे उनको जिताया गया, कहाँ अखबारों में कटेंगे, ये इस किताब में मौजूद है। अम्बेडकर का जीवन भी हाँ, नहीं, जितने भी अम्बेडकर रिसर्चर्स हैं सबको जोगेंद्र मंडल के बारे में मालूम है, लेकिन जो जय भीम करते हैं उनको नहीं मालूम है।
तो ये किताब उनके लिए है और उसी हिसाब से इस किताब को लोग खरीद रहे हैं। दूसरी एक बड़ी मजे की बात ये थी कि अंग्रेजों ने कहा कि आपको देश के विभाजन की जरूरत नहीं है, आप लोग मिल के, यानी जितने स्टेक होल्डर्स हैं, आप लोग मिलकर सरकार बना लो। तो सरकार बनी, वो सरकार थी अंतरिम सरकार। इस देश को ये बताना पड़ेगा कि अंतरिम सरकार कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने बनाई, और आप आश्चर्य करेंगे कि दोनों ने कोशिश की बैलेंस करने की। अगर जगजीवन राम को कांग्रेस ने लिया, आप आश्चर्य करेंगे मुस्लिम लीग ने जोगिंदर को लिया। 5 आदमी की लिस्ट थी मुस्लिम लीग की तरफ से कि ये जाएंगे अंतरिम सरकार में मेंबर बनेंगे, और बने भी, और प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू। 4 मुसलमान थे, एक जोगेन मंडल थे, और जोगेन मंडल थे कानून मंत्री। अब बोलते हुए कोई हिचक नहीं है कि जो मिनिस्ट्री मुस्लिम लीग को मिली उस समय मुख्य मिनिस्ट्री थी, और इन्होंने सारी फाइलें अटका दी कांग्रेस की। कांग्रेस ने तय किया कि इसके साथ अगर हम गए तो चल नहीं पाएंगे। वो तो मतलब माने जो देश विभाजन का ठीकरा हम किस पे फोड़ते, मैं उस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने रिकॉर्ड्स देखे तो पता चला कि हर मिनिस्टर लिख रहा है कांग्रेस का कि भाई हम नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कानून मंत्री। ये इस देश में जो 33% का रिजर्वेशन है, और इस देश में हर जिले में जो SC ST के हॉस्टल है, मैं आश्चर्यजनक बात है, इनमें कोई भी योजना आजादी के बाद की नहीं, ये जोगेन मंडल की थी। इसलिए मैंने काम किया, बाद किताब लाए हम कर दिए, मैं इधर नहीं चाहता। तो ये किताब इस हिसाब से है। और वो मैंने शुरुआत में जो बात कही, जब तय हो गया कि नहीं अब मुस्लिम लीग अलग हिस्सा मांग लेगी, कांग्रेस अलग मांग लेगी, देश का विभाजन होगा, बंटवारा होगा, तो हमारा अलग हो गया, पंजाब अलग हो गया। इनसे पूछा गया कि आप किधर जाओगे? बोला हम तो अपने देश में रहेंगे। तो इनका तुम्हारा तो देश पाकिस्तान में चला गया, तो मैं पाकिस्तान में पाकिस्तान चले गए। अब लोग कहते हैं ना, वो कहते हैं हम कहीं गए ही नहीं भैया, मेरे हमारा तो ये देश है। जो देश का मैं पहले बोल रहा था ना, बोले हमारे बाड़ी ये खाने 4 से कहीं अभी 6 जगह का, तो वो पाकिस्तान। अब लोग कहते हो चले, वो गए ही नहीं, वो वहीं थे वही। तो वहां मुस्लिम लीग ने पहले उनको सेंटर में कानून मंत्री बनाया, बाद में उनको पाकिस्तान का कानून मंत्री बनाया, और पाकिस्तान का संविधान जोगेन मंडल ने लिखा है, और उसमें लिख दिया कि पाकिस्तान का जो संविधान है वो सेक्युलर है, लिख दिया। और लिखने के बाद में जिस दिन जिन्ना की डेथ हुई, तो इनको लोगों ने बुलाया, तो भाई साहब जिन्ना जी चले गए, आप भी जाओ यहाँ से। तब वहां से फिर वापस लौटे, और यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद में मैंने उनके बेटे से मुलाकात की। उनके नाती मेरे टच में हैं। मैंने एक दिन नाती से पूछा कि भाई ये तो समझ में आया कि वो अपने देश में रह गए, तो हम लोग तो कहते कि पाकिस्तान भाग गए, उन्होंने बहुत नुकसान किया, दलितों को बहुत परेशान किया। अच्छा तुम बताओ यार कि वो पाकिस्तान रह गए तो तुम लोग कहाँ थे? बोले वो हमने उन्हें बहुत समझाया। बोले नहीं है, तुम लोग को जहाँ रहना रहो, तो हम लोग तो यही कालीघाट में रहते थे, भरत मास्टर के गोले में रहते थे, वो नहीं आए, वहीं रह गए। तो हम लोग यहीं थे। अब उनको कहते हो पाकिस्तान चले गए, वो तो गए भी नहीं, वहीं रह गए, और उसके बाद भाग के आए। तो हमने कहा कि भाग के आए तो यहाँ लोगों ने, उनका जो है उनके शिष्य थे, वो कानून मंत्री थे, यहाँ का संविधान बन रहा था, तो लोगों ने बुला के फूलमाला वगैरह दी। बोले क्या दी? गालियां दी, और मरते दम तक उन्होंने एक ही उनको अचीवमेंट हुआ कि उनका एक राशन कार्ड बन गया। शॉक्ड। इस किताब को लिखने के पीछे में, अनुवाद करने के पीछे में, रिसर्च करने के पीछे में ये सारी बातें थी जो आपने निकाल दी। इसे किसने लिखा है किताब, या कई लोगों ने लिखा है? ये किताब इनके 11 खंड हैं, इनकी बायोग्राफी, और बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं जो सिर्फ यही मौजूद है। इसमें वो पोर्शन मैंने चूज किया है जो अंबेडकर साहब को यहाँ लाके, जिता के, और 46 के बीच की जो
सबसे ट्रांजिशनल पीरियड थी, उस ये हिस्सा वो पोर्शन है 1946 को लिया। ये किसने लिखा है? ये किसी ने नहीं लिखा है, ये मैंने एडिट किया है और अनुवाद हम लोगों ने मिलकर किया है। आशुतोष सिंह हैं, उन्होंने अनुवाद मतलब उनकी आत्मकथा, मतलब जीवनी से कुछ हिस्से लेकर, हाँ कुछ हिस्से उसी आधार पर हाँ, लिखा। उनकी 10 किताबें हैं, उसका एक हिस्सा जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा नहीं, उसका अनुवाद किया है, उसका एडिट करके अनुवाद एडिट किया है। करके। और आप जिससे बातचीत कर रही हैं, दिलचस्प बातें हैं, उसको लेकर आपने हिंदी में मैंने लिखा। आपसे जितनी बातचीत की है वो सारी इसमें मौजूद है। और इस किताब का रिस्पॉन्स पूना में, नागपुर में या दूसरे देश के दूसरे हिस्सों में बहुत ही पॉजिटिव है। और आश्चर्य की बात यह कि किताब के छापने से पहले मुझे व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि जोगेन मंडल का जो बेटे थे जगदीश मंडल, मेरी उनसे अच्छी पटती थी, लेकिन वो चल बसे और उनके बाद जो दूसरी पीढ़ी है वो काम आगे नहीं कर पा रहा, तो उन्होंने कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तब आप मेरा काम करिए, नहीं तो रोक दीजिए। ठीक है। और उन्होंने मुझे इतनी ग्रिलिंग की कि भाई आप क्यों छापना चाहते हैं, आपके मनसा क्या है, आप इसको क्यों चाहते हैं, आपके कौन लगते हैं, आप कौन हैं। मैंने उनको सारी चीज़ें समझाई कि भाई मैं इसलिए छापना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आपकी ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि बिना आपकी परमिशन के, बिना आपकी इजाज़त के मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। और मैंने अपनी भूमिका 2 पेज की लिखी है। इस किताब की भूमिका में मैंने वो सारी चीज़ें लिखी हैं कि मैं उन दोस्तों की कसौटी पर खरा उतरना चाहता हूँ जिन्होंने अलग अलग समय पर इस किताब से संबंधित सवाल किए हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग जय भीम जय भीम जय भीम कर रहे हैं वो इस किताब की गंभीरता को भी समझें, पढ़ें और इस देश को बताएं कि भागीदारी किसकी है और किसको धन्यवाद मिलना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे जितेंद्र चितांशु जी से बातचीत, सदीनामा के प्रकाशक, और आपने जाना कि कैसे एक प्रकाशक कितनी चुनौतियों का सामना करता है, कितनी मेहनत करता है, कितना संघर्ष करता है। धन्यवाद जितेंद्र जी। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार यही समय के श्रोताओं को, पाठकों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।